नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज का, आगरा का बहुवचन होगा? आगरे, आगरों, आगरे या बहुवचन नहीं होगा। आगरा एक शहर का नाम है। आगरा के अलावा जैसे लखनऊ है, कानपुर है, दिल्ली है, हैदराबाद है, मंगलोर है, इस तरह के जो शहर होते हैं उनका कोई बहुवचन नहीं बनता है। इसलिए विकल्प नंबर जो हमारा चौथा सही रहेगा कि आगरा का जो बहुवचन है वो बहुवचन नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा नंबर है, निम्न में कौन स्वर वृत्तमुखी स्वर है? वृत्तमुखी स्वर, आपको बताना है कौन सा स्वर वृत्तमुखी है। तो जो होठों की गोलाई के आधार पर स्वर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक वृत्तमुखी स्वर और एक होता है आवृत्तमुखी स्वर। तो वृत्तमुखी स्वर हमें बताना है आ, बड़ा आ, ऊ या ऐ। तो इसमें जो है हमारा ऊ जो है ये हमारा वृत्तमुखी स्वर का उदाहरण है। आ और ए ये हमारे जो हैं वो आवृत्तमुखी स्वर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा ऊपरी मसूड़ों को स्पर्श करती है वह होते हैं। मतलब वे कौन से व्यंजन होते हैं जिसमें हमारी जिह्वा जो है ऊपरी मसूड़ों को स्पर्श करती है और जिसके फलस्वरूप वो उच्चरित होते हैं। वर्त्स व्यंजन, तालव्य व्यंजन, दंत व्यंजन या कंठ व्यंजन। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो वर्त्स व्यंजन होगा। वर्त्स व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का ऊपरी भाग जो है, जो मसूड़ा होता है, उसको जिह्वा स्पर्श करती है। और वर्त्स व्यंजन के उदाहरण हैं जैसे ना, ला और जो है हमारा ना है, ला है और रा। ये तीन वर्ड जो हैं वो हमारे वर्त्स व्यंजन कहलाते हैं। तालव्य व्यंजनों के अंतर्गत हमारे आते हैं जैसे चा, छा, जा, झा, इया और चा, छा, जा, झा, इया नासिक के अंतर्गत आता है। और दंत व्यंजन के अंतर्गत हमारे आते हैं जैसे ता, था, दा, धा, ना, सा है, इस तरह के जो वर्ण हैं। ना भी आता है लेकिन ना को नासिका के अंतर्गत भी माना जाता है। और जो कंठ व्यंजन है उनके अंतर्गत आते हैं जैसे आ, का, खा, गा, घा, हा, इस तरह के जो वर्ण होते हैं वो कंठ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक वर्ग का, अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा है और चौथा व्यंजन क्या कहलाता है? महाप्राण, अल्पप्राण, सघोष या अघोष। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो व्यंजन होता है वो हमारा जो है क्या कहलाता है? वो कहलाता है महाप्राण। विकल्प नंबर हमारा पहला राइट रहेगा। पहला, दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है ये हमारा महाप्राण कहलाता है प्रत्येक वर्ग का। और अल्प प्राण के अंतर्गत जो हमारे वर्गों के वर्ण आते हैं वो होते हैं, अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं प्रथम, तृतीय और पंचम। अल्प प्राण के अंतर्गत वर्ग का प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। जो सघोष ध्वनियाँ होती हैं उनके अंतर्गत तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है वो सघोष ध्वनियों के अंतर्गत आता है। और अघोष ध्वनियों के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय वर्गों के वर्ण आते हैं। इसलिए जो है चौथा और दूसरा जो व्यंजन होता है वो महाप्राण कहलाता है। विकल्प नंबर पहला राइट रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? जो लिपि चिन्ह होते हैं इनके क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? अक्षर, वर्ण, वर्ण समूह या वर्णमाला। तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला हो या अंग्रेजी की वर्णमाला हो, जहाँ पर शब्दों को सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित, वर्णों को जो है सुव्यवस्थित एवं व्यवस्थित तरीके से क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित किया जाता है, उसे वर्णमाला कहते हैं। विकल्प नंबर पहला जो चौथा है वो राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, स्वर किसके भेद होते हैं? जो स्वर होते हैं वो किसके भेद होते हैं? संधि, समास, वर्ण या लिंग। तो स्वर जो होते हैं वो वर्ण के भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। विकल्प नंबर यहाँ हमारा तीसरा राइट रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, सही वर्तनी है। आपको बताना है, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, उसमें सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बहिरंग, बहरंग, बहरंगी और वही रंग। तो इसमें जो वही रंग है ये सही वर्तनी वाला शब्द है। विकल्प नंबर यहाँ हमारा जो है चौथा राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दवा किस भाषा का शब्द है? जो दवा शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? पहला ऑप्शन है अरबी, दूसरा है फारसी, तीसरा है तुर्की और चौथा है पुर्तगाली।
तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर होगा, दवा जो है वो अरबी भाषा का शब्द होता है, इसलिए विकल्प नंबर यहाँ हमारा। जो फारसी भाषा का शब्द है वो हमारा कौन सा है? जैसे फारसी भाषा के अंतर्गत शब्द आते हैं, जैसे आवाज़। आवाज़ जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। जो तुर्की भाषा के शब्द कौन से होते हैं? जैसे तुर्की भाषा का शब्द है जैसे चम्मच। चम्मच तुर्की भाषा के शब्द का उदाहरण है। पुर्तगाली भाषा के जो शब्द है जैसे इस्पात, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है इस्पात। दवा जो है वो हमारा अरबी भाषा का शब्द है, विकल्प नंबर पहला हमारा राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, आढ़त का तत्सम क्या होगा? जो आढ़त शब्द दिया गया है इसका तत्सम क्या होगा? आढ़, आढ़त, आढ़त या आढ़यत। तो इसमें जो हमारा दूसरा विकल्प है ये बिल्कुल राइट रहेगा। आढ़त का जो तत्सम रूप होगा वो विकल्प नंबर दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यौगिक शब्द कौन सा है? यौगिक शब्द आपको बताना है कौन सा है? पंकज, पाठशाला, दिन या जलज। तो इसमें जो पाठशाला शब्द है ये हमारा यौगिक शब्द का उदाहरण है, विकल्प नंबर दूसरा हमारा राइट रहेगा। पाठशाला जो है यौगिक शब्द है। अगला प्रश्न है, जिस शब्द का कोई सार्थक खंड ना हो सके उसे क्या कहते हैं? मतलब जिस शब्द का कोई सार्थक खंड जो है किया ना जा सके उसे क्या कहते हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, मिश्रित। तो जो यौगिक शब्द होते हैं, यौगिक शब्द जो होते हैं इनका कोई सार्थक खंड नहीं किया जा सकता, विकल्प नंबर यहाँ हमारा दूसरा राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, अन्वय में संधि है। जो अन्वय शब्द दिया गया है इसमें कौन सी संधि है वो बताना है। तो सर्वप्रथम हम इसकी संधि के बारे में देख लेते हैं, इसमें इसका जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा। तो अन्वय का संधि विच्छेद होगा अनु धन अय। अनु धन अय जो है इसका संधि विच्छेद होगा, तो इसमें हमारी जो संधि होगी वो होगी यण संधि, विकल्प नंबर यहाँ हमारा पहला सही रहेगा। अयाद, विसर्ग और व्यंजन संधि इसमें नहीं है, इसमें हमारा यण संधि है। नेक्स्ट प्रश्न है, गिरधर में कौन सा समास है? गिरधर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या तत्पुरुष समास। तो गिरधर मतलब गिर को धारण करने वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण। जब दो पक्षों की विशेषता कोई तीसरा पक्ष बताता है, जब दो पद होते हैं और किसी तीसरे पद की ओर इंगित करते हैं तो वहाँ पर हमारा जो है बहुब्रीहि समास होता है, विकल्प नंबर यहाँ हमारा तीसरा राइट रहेगा। उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है? उल्लंघन जो शब्द है इसमें हमको उपसर्ग बताना है, कौन सा उपसर्ग है? उल, उ, उत या ना। तो उल्लंघन शब्द में हमारा जो है वो उत उपसर्ग है, विकल्प नंबर तीसरा हमारा जो है इसमें एकदम राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, धड़ाक शब्द में प्रत्यय है। धड़ाक शब्द दिया गया है, इसमें आपको प्रत्यय बताना है। प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में लगते हैं और उपसर्ग जो है वो शब्द के शुरुआत में लगते हैं। अक, आक, अप या ओक। तो धड़ाक अंत में जो आता है आक, इसलिए इसमें विकल्प नंबर हमारा दूसरा राइट रहेगा। धड़ाक में जो है 2 नंबर विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रज्ञाचक्षु का अर्थ है गुणवान, अंधा, लेखक या योद्धा। तो प्रज्ञाचक्षु जो है इसका अर्थ होता है हमारा विकल्प नंबर दूसरा अंधा। प्रज्ञाचक्षु जो है अंधा का पर्याय शब्द है, विकल्प नंबर यहाँ हमारा दूसरा राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भाषा की पाठ्य पुस्तकें। जो भाषा की पाठ्य पुस्तकें होती हैं उसके विषय में ये प्रश्न आया है। भाषा सीखने का एकमात्र साधन है, अभ्यास परक ही होनी चाहिए, साधन है, साध्य हैं। तो भाषा की जो पुस्तकें हैं वो भाषा सिखाने का एकमात्र साधन नहीं है, एकमात्र शब्द जो है ये इसका राइट विकल्प नहीं होगा। अभ्यास परक ही होनी चाहिए, ये भी इसका राइट विकल्प नहीं होगा, और ये साध्य भी नहीं है, इसलिए विकल्प नंबर हमारा तीसरा राइट रहेगा कि भाषा की पाठ्य पुस्तकें एक साधन के रूप में कार्य करती हैं। भाषा के अध्ययन के क्षेत्र में जो है भाषा की पाठ्य पुस्तकें साधन के रूप में कार्य करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भाषा स्वयं में, भाषा जो है स्वयं में एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो एक जटिल चुनौती भी नहीं है, एक विषय मात्र भी नहीं है और संप्रेषण का एकमात्र साधन भी नहीं है, यह एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, विकल्प नंबर यहाँ हमारा चौथा राइट रहेगा।
छाया का विलोम है। आपको बताना है छाया जो शब्द दिया गया है इसका विलोम क्या होगा, परछाई, आतप, अंधेरा या छाँव। तो छाया का जो विलोम शब्द होगा वो होगा हमारा विकल्प नंबर दूसरा आतप। आतप जो है छाया का विलोम शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया आपको बतानी है। उसने नहाकर भोजन किया, वह धीरे धीरे खा रहा था, उसने मुझे पुस्तक सौंपी, वह शाम को पहुँचेगा। पूर्वकालिक क्रिया की बात हो रही है तो उसने नहाकर भोजन किया, नहाया पहले उसके बाद भोजन किया, इसलिए विकल्प नंबर यहाँ हमारा पहला राइट रहेगा। विकल्प नंबर 1 उसने नहाकर भोजन किया पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है। चारपाई पर, तो पर शब्द यहाँ पर आ गया है और पर जहाँ पर में और पर आता है वहाँ पर हमारा कारक होता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, भाई साहब चारपाई पर बैठे हैं तो इसमें हमारा अधिकरण कारक होगा। करण से के अर्थ में करण होता है, अपादान अलगाव के अर्थ में होता है, और को कर्म को अगर को शब्द आता है कहीं पर तो वहाँ पर कर्म कारक होता है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अधिकरण कारक, विकल्प नंबर तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। आपको बताना है भाषा के जो अभिव्यक्तात्मक कौशल से तात्पर्य है भाषा को अभिव्यक्त करने के जो माध्यम हैं उसके जो कौशल हैं वो कौन कौन से हैं। सुनना, पढ़ना, सुनना, बोलना, बोलना, लिखना, पढ़ना, लिखना। तो भाषा को अभिव्यक्त करने का जो कौशल है वो है हमारा विकल्प नंबर तीसरा, बोलना और लिखना। हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त कर सकते हैं। विकल्प नंबर यहाँ हमारा तीसरा राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, मुकेश कल आगरा जाएगा। यहाँ जो कल शब्द है कल, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो यहाँ जो कल शब्द रेखांकित है आपको बताना है ये कैसा शब्द है। संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा विशेषण है या कर्म है। तो मुकेश कल आगरा जाएगा ये क्रिया विशेषण शब्द है। विकल्प नंबर यहाँ हमारा दूसरा राइट रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं। जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या संदिग्ध भूत। तो चूँकि क्रिया अभी हो रही है, पूर्ण नहीं हुई है, चूँकि वर्तमान में हो तो रही है लेकिन वह पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए होगा अपूर्ण वर्तमान। विकल्प नंबर हमारा पहला राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, वात्सल रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की। वात्सल जो रस है उसकी जो सर्वप्रथम चर्चा है वो किसने की। भरत, मम्मट, अभिनवगुप्त या विश्वनाथ। तो मम्मट एक ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने वात्सल रस की सर्वप्रथम चर्चा की है। अगला प्रश्न है हमारा, छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। जब छंद को पढ़ा जाता है, छंद के अंतर्गत जो हमारे आते हैं जैसे दोहा है, सोरठा है, सोरठा, रोला, चौपाई, इस तरह के जो छंद होते हैं इनको पढ़ते समय जो विराम आते हैं उन्हें क्या कहते हैं। गति, यति, तुक या लय। तो इनको जो पढ़ते समय विराम आते हैं उनको हम कहते हैं यति। विकल्प नंबर हमारा दूसरा राइट रहेगा। छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को है यति कहा जाता है। विकल्प नंबर दूसरा एकदम राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात। भाषा सीखने में मातृभाषा का जो व्याघात होता है वो किस प्रकार होता है। आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है या होता है। तो भाषा सीखने में मातृभाषा का जो व्याघात होता है वह होता है। विकल्प नंबर जो है हमारा चौथा एकदम राइट रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर एक हिंदी के जो महान कवि और लेखक हुए हैं उनके विषय में बताया गया है कि इनकी रचना कौन सी नहीं है। उर्वशी, रेणुका, रसमृथि या स्वर्णधूल। तो उर्वशी भी रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है, रेणुका भी लिखी है, रसमृथि की रचना भी रामधारी सिंह दिनकर जी ने की है, लेकिन जो स्वर्णधूल है इसकी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी ने नहीं की है। क्योंकि यहाँ नहीं शब्द आया है इसलिए विकल्प नंबर हमारा चौथा राइट रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निषिद्ध शब्द का विलोम है। निषिद्ध शब्द जो है उसका विलोम क्या है आपको बताना है। निषिद्ध शब्द का विलोम क्या होगा। विहित, संदिग्ध, अनुपयोगी या प्रतिबंधित। तो निषिद्ध शब्द का हमारा जो राइट आंसर होगा विलोम वो होगा विहित। विकल्प नंबर पहला राइट रहेगा। निषिद्ध शब्द का विलोम होगा विहित। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अपराध है। जो अपराध है वो कैसा शब्द है।
भाववाचक है, पदार्थवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है। तो अपराध शब्द जो है वो हमारा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। विकल्प नंबर हमारा यहाँ पहला राइट रहेगा। मित्रों, ये रहे आज के हमारे 30 प्रश्न। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद मित्रों।